उत्तर प्रदेश में सीएए के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज मामले में साबिक आईपीएस अफसर एसआर दारापुरी और कांग्रेस लीडर सदफ जाफरी समेत कई लोगों को जमानत मिल गई है। दरअसल लखनऊ की एक अदालत में इस मामले पर समाअत हुई, जिसके बाद 56 मुलजमीन को अदालत ने जमानत दी और 4 को इल्जामात से बरी कर दिया। अदालत ने पुलिस से कहा कि मुलजमीन के खिलाफ सबूत पेश किए जाए, जिस पर पुलिस का जवाब था कि मुलजमीन के खिलाफ सबूत नहीं है। वाज़ेह है कि तशद्दुद के मामले में 372 एफआईआर दर्ज की गई हैं और पुलिस ने 1250 अफराद को गिरफ्तार किया है। एक ऐसे वक्त में जब फिरका परस्त अनासर मजहबी बुनियादों पर लोगों को तकसीम कर रहे हैं, पयामे इंसानियत फोरम इंसानी हमदर्दी और गरीब परवरी की गैर मामूली मिसालें पेश कर रहा है। पयामे इंसानियत फोरम ने आज लखनऊ जेल से ऐसे 12 कैदियों की जमानत रकम जमा करके उन्हें रिहा करवाया जो पैसे न होने के सबब जेल से रिहा नहीं हो पा रहे थे। वाज़ेह है कि रिहा कराए गए 12 कैदियों में हिंदू और मुसलमान दोनों मजाहिब के लोग शामिल हैं। लखनऊ से तारिक कमर की खास रिपोर्ट। पयामे इंसानियत फोरम मारूफ ज़माना इदारे नदवतुल उलूम की एक ऐसी तंजीम और तहरीक का नाम है जिसने इंसानी खिदमत की बुनियादों पर यह बताया कि मोहब्बत और कुर्बानी से लोगों के दिल बासानी जीते जा सकते हैं। अस्पतालों में जाकर हर मजहब के ज़रूरतमंद मरीजों को अपना खून देना, परेशान हाल लोगों की मदद करना और जेलों से ऐसे कैदियों को रिहा करवाना जो कि अपने जराइम की सजा भुगतने के बाद भी सिर्फ इसलिए कैद हैं क्योंकि उनके पास जुर्माना अदा करने के पैसे नहीं हैं। यही सब खिदमत खल्क पयामे इंसानियत फोरम का अहम मकसद है। तहरीक आल इंडिया पयामे इंसानियत ये पूरे मुल्क में इसी अंदाज में काम करती है। जेलों में, हॉस्पिटल में, ख़ासकर जेल में इस वक्त ज़रूरत है और जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। जी हाँ, इसमें हम लोग जो है मानवता के बेस पे करते हैं, धर्म की बुनियाद पे, ज़ात की बुनियाद पे नहीं करते हैं। जो भी परेशान हाल है, जिसकी भी जो ज़रूरत है, बग़ैर किसी तफरीक के हम लोग हर एक की मदद करते हैं। मौलाना अली मियां साहब की तहरीक ये सोचती फ़िक्र थी कि हमारा हिंदुस्तान तरक्की करे, आपस में भाईचारे के साथ सब लोग रहें और हमारे हिंदुस्तान की मिसाल दूसरे मुल्कों में दी जाए। मदारिस इस्लामिया के तलबा ने अपना पेट काट कर इन हिंदू और मुसलमान कैदियों की रिहाई को यकीनी बनाया है। तलबा ने एक वक्त खाना खाकर दूसरे वक्त का पैसा बचाया और 80,000 रुपए से ज्यादा की रकम जमा करके 12 कैदियों की रिहाई को यकीनी बनाया। जेलों में ऐसे ही बहुत ओवर क्राउडिंग है, तो वो जो वंचित गरीब लोग हैं जो अपना जुर्माने की राशि जमा नहीं कर पा रहे हैं, वो पयामे इंसानियत संगठन की तरफ से समय समय पर उसकी धनराशि जमा कराई जा रही है और बिना किसी कास्ट, क्रीड, रिलीजन के कंसिडर किए हुए उन लोगों को हम लोग छुड़वाते हैं इनके मदद से। शासकीय व्यय पे अनावश्यक रूप से फाइन न जमा करने पे यहाँ सरकार का खर्च हो रहा है उनके स्वास्थ्य और आदि चीज़ों पे, और वैसे भी आज़ाद होकर अपने जाएंगे, अपने घर परिवार में फिर से नए कामों में अपने लगे। गुज़िश्ता दिनों मदारिस इस्लामिया के 400 तलबा ने लखनऊ के मुख्तलिफ अस्पतालों में अपना खून दिया था। इससे पहले भी 50 से ज्यादा कैदियों को सिर्फ लखनऊ जेल से रिहा कराया जा चुका है, जिसमें ज्यादा तादाद हिंदू कैदियों की है। अपनी गुर्बत की परवाह न करके बगैर तफरीक मजहब व मिल्लत इंसानी खिदमत में लगे ये लोग कभी कभी इस एहसास में भी मुब्तला हो जाते हैं कि तमाम तर कुर्बानियाँ पेश करने के बाद भी मुतासिब और फ़िरक़ा परस्त लोगों के दिल पिघलते नहीं। लेकिन इस तहरीक और खिदमत के सिलसिले को बेहतर जारी रखा जाएगा, ये अज़्म और फैसला किया जा चुका है। पयामे इंसानियत फोरम एक ऐसा इदारा जिसने मजहबी फासलों को कम करने की बहुत खूबसूरत पेशरफ्त की है। आज यहाँ से कैदियों को रिहा किया गया है और इन कैदियों में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। एक ऐसे वक्त में जब पूरा मुल्क कहीं ना कहीं मजहबी बुनियादों पर नफ़रतों के शिकार है, वहाँ पयामे इंसानियत की ये कोशिश काबिल तक़लीद भी है और काबिल तारीफ़ भी। कैमरामैन सरजीत के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत आईन के साथ खिलवाड़ करके लोगों को तकसीम कर रही है। लखनऊ में सहाफ़ियों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि हम एनपीआर फॉर्म नहीं भरेंगे। कोई समाजवादी कारकुन एनपीआर का फॉर्म नहीं भरेगा क्योंकि पहले ही आधार में सारी मालूमात मौजूद है। अखिलेश ने यह भी कहा कि जरूरी मौज़ूआत से लोगों को भटकाने के लिए बीजेपी ये सब कर रही है। नहीं चाहिए एनपीआर, हमें चाहिए रोजगार।
सीए की बहस, एनआरसी की बहस, ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी के लोग करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने संविधान और हमारे देश की जो भावना रही है उससे खिलवाड़ की है। एहतजाज के दौरान हंगामे और तशद्दुद के वाकयात के बाद भी एनआरसी और शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला मेरठ में जारी है। 20 दिसंबर को हुए तशद्दुद के वाकये के बाद एक तरफ पुलिस की कार्रवाई जारी है, वहीं इस कार्रवाई को गैर मुनसिफाना करार देते हुए समाजी और मिली तंजीमों का एहतजाज भी जारी है। आज भी बाद नमाज जुमा जहां शाही जामा मस्जिद में दस्तखती मुहिम के जरिए एनआरसी और सीए के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया गया। हमारे यहाँ शहर में इस जुमे को भी पुरअमन एहतजाज हुआ। हमने आवाम ने इस कानून के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और पूरे शहर में वैसे अमन रहा। अब हमारा मकसद ये है कि असल चीज़ ये जो हंगामा कराया गया यहाँ पर शहर के एक हिस्से में, उसका मकसद तो सिर्फ ये था कि हमारी तवज्जो इस हमारी जो तहरीक है इस कानून के ख़िलाफ़, वो तहरीक जब दब जाए और लोगों की तवज्जो दूसरी तरफ चली जाए। इसी सिलसिले के अंदर हमारा एक अखिल भारतीय कौमी एकता सद्भावना समिति का एक डेलीगेशन कल दिल्ली के अंदर भी मिला जाकर गैरुल हसन साहब जो अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हैं उनसे मिले और हमने उन लोगों को जाकर इस बात के बारे में बताया और हमने उनसे दरख्वास्त की थी कि जो 6 लोग मारे गए हैं, क्योंकि वो बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके घर के अंदर वही कमाने खाने वाले थे, उनके यहाँ कोई पालने वाला भी नहीं है। सीए को लेकर सियासी बयानबाजियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने लखनऊ में मीडिया से बातचीत का दावा किया है कि शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान पुलिस की गोली से लोगों की मौत हुई है। की जान पुलिस की गोली से गई है। आखिरकार उनके परिवारों से पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों छिपाई जा रही थी? और ये सरकार ऐसी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बदलवा सकती है। 20 दिसंबर को मेरठ में हुए तशद्दुद के बाद जहां मुलजिमीन की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है, वहीं तशद्दुद के दौरान हुए सरकारी नुकसान की वसूली के लिए भी नोटिस जारी करने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुरअमन एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन और सड़क पर तमाशबीन लोगों के खिलाफ भी पुलिस की कार्रवाई को लेकर अब न सिर्फ मुस्लिम समाज बल्कि गैर मुस्लिम दानिश्वर और समाजी और सियासी जिम्मेदारान भी आवाज उठा रहे हैं। मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम बदला लेंगे, ऐसा चीफ मिनिस्टर बोल ही नहीं सकता। किससे बदला लेगा? किसके लिए, किसके खिलाफ बदला लेगा? किनसे बदला लेगा? ये तो एक संविधान के पद पे बैठे आदमी के लिए ये शोभा देने वाला वाक्य नहीं है। पुलिस को इससे हौसला मिला है और पुलिस की हौसला अफजाई हो गई है और पुलिस अब जो है बिना किसी खौफ के काम कर रही है और वो गरीबों को, मतलब जो निर्दोष हैं उनको पकड़ रही है। उनकी हक और हकूक की जो भी आवाज़ है हमें ऊपर तक पहुंचानी है और हर हाल में उन्हें न्याय दिलाना सबसे पहला कर्तव्य हमारा है। उसके बाद जो भी भाई हमारे शहीद हुए हैं इस आंदोलन में, उनके साथ कांधे से कांधे मिलाकर भीम आर्मी की टीम हर समय खड़ी हुई है, चाहे मेरठ शहर हो चाहे संपूर्ण भारत हो। तरफ पीस कमेटी की मीटिंग सुबह में होती है, शाम में जो है सीढ़ी लगाकर घरों में कूद करके बच्चों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो पीस कमेटी का मतलब ये है कि आप जो भी हैं नौजवान उन पे जुल्म ना करें। जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कितने आंदोलन हुए हैं, आप बता दीजिए कि कितने लोगों को फायर किया गया और कितनों को गिरफ्तार किया गया, किन से वसूली की गई। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी मानसिकता, जो भाजपा की मानसिकता है, उसको जनता के सामने लाने में पुलिस एक तरीके से मदद कर रही है। पता चल गया कि इनको देश से, संविधान से कोई मोहब्बत नहीं है। जितनी भी इस तरह की वीडियोस हैं। 20 दिसंबर को बाद नमाज जुमा मेरठ में 3 थाना इलाकों में तशद्दुद के वाकयात पेश आए थे। एनआरसी और शहरी तरमीमी कानून को लेकर एहतजाज और मुजाहिरों के सिलसिले को पेश नज़र रखते हुए आज भी शहर के हसास इलाकों में पुलिस फोर्स को तैनात करके हिफाजत के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं समाजी और मिली तंजीमों के जिम्मेदारान ने भी पुलिस का ताउन करते हुए शहर में अमन व अमान की फजा कायम रखने में समाजी फरीजे के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दी।
हम लोगों ने एहतियातन तौर पे जो हमारी सेक्टर और जोन की व्यवस्था थी उसको हम लोगों ने कायम रखा है। हमारे सेक्टर पुलिस अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट सभी लोग हैं अपने सेक्टर जोन में। साथ ही साथ हम लोगों ने जो समाज के मौजूद लोग हैं, चाहे जो भी हों, जो शांति समिति के लोग हैं, उनका भी हम लोगों ने योगदान लिया है। वो भी आगे निकल के आए हैं। खुद उन लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है कि अब कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे कि शहर के शांति व्यवस्था पर प्रभाव पड़े। पूरे शहर में अमन बना हुआ है। शहर का हर मुस्लिम जिम्मेदार व्यक्ति अलग अलग मस्जिदों में अव्वल टाइम की नमाज़ पढ़ रहा है ताकि शहर में शांति अमन बनी रहे। और हर मस्जिदों के बाहर 10-10 आदमियों की कमेटी बना के खड़ी कर दी गई है। वो जो कुछ हुड़दंगबाजी जो लोगों ने की है, बच्चों ने की है, उन्हें समझाने के लिए अब हम अलग अलग शहरों में मीटिंग, अपने क्षेत्रों में अलग अलग जगह मीटिंग की है। 12 मीटिंग आदर्श सेवा समिति करा चुकी है और आगे भी कराती रहेगी। उलेमाओं के साथ मिलकर हमने मीटिंगें कराई। भाई साहब, मेरे यहाँ, मैं इस क्षेत्र में यहीं जन्मा हूँ, इसी जामा मस्जिद के पास, और मेरी पैदाइश भी यहीं की है। पर मैंने आज तक कभी भी यहाँ पे किसी प्रकार का कोई विवाद, कोई झगड़ा आपस में नहीं गया। यहाँ पे जो है हिंदू मुस्लिम सब एकता की मिसाल है, और आज तक कभी ऐसा कोई विवाद यहाँ पे कभी मैंने नहीं देखा। और आज भी यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम सबने मिलकर नमाज अदा कराई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ चल रहे धरने पर आज बाद नमाज जुमा बड़ी तादाद में तलबा ने बाब सैयद पर जमा होकर यूनिवर्सिटी तराना और कौमी तराना गाया, जिसके जरिए पैगाम आम किया गया कि हुकूमत के जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ तलबा नहीं झुकेंगे। तलबा का कहना था कि हुकूमत सभी काम गैर जमहूरी तर्ज पर कर रही है, जिसके खिलाफ हम रोज़े अव्वल से एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। तराना पढ़ा, उसका मकसद हमारा ये था कि हमारा तराना हमारे सारे ही एलुमनाइज को याद है और ये जोड़ता है लोगों को, ये हमें माजी से कनेक्ट करता है और ये हमें मोटिवेशन देता है, ये हमारे एस्पिरेशंस को बताता है, हमारे गोल्स को बताता है, और ये एक ऐसा पैगाम देता है कि जिससे लोग जुड़ते हैं। और साथ ही हमने नेशनल एंथम को इसलिए पढ़ा, जो हम हमेशा पढ़ते हैं अपने तराने के बाद, कि ये हम बात वाजे कर सकें कि नेशनल एंथम को हम मानने वाले हैं। हमारा रेगुलरली चल रहा था, डेमोक्रेटिक वे में ही चल रहा है, और हमने आज चल रखा था कि जुमे की नमाज के बाद हम एमयू का तराना पढ़वाएंगे और जो है नेशनल एंथम रखवाएंगे। और मैसेज हमें यही देना है कि हमसे कहा जाता है वी आर एंटी नेशनलिस्ट, वी आर नॉट एंटी nationalist, we are nationalist and we are the citizen of India. That's why we are here and we are protesting for the every citizen. कानपुर आईआईटी में 17 दिसंबर को हुए एहतजाज में फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म को लेकर हुए तनाज़े पर आईआईटी भी अपने रुख से बदलता दिखाई दे रहा है। वहीं इस मामले की शिकायत करने वाले प्रोफेसर का कहना है कि नज़्म का इस्तेमाल हकीकत में गलत मौके पर किया गया, इससे अलहदगी पसंदी की बू आती है। 15 तारीख को यहाँ पे एक प्रोटेस्ट हुआ था उसके बारे में, जो कि जामिया और एएमयू के ऊपर जो स्टूडेंट्स का था। तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का ये बताना था कि उस प्रोटेस्ट का यहाँ पे परमिशन नहीं है। तो हम जब वहाँ पे पहुँचे थे तो वहाँ पर ये इसी तरीके की कविताएं वगैरह चल रही थी, जिसमें कि आपको पता ही है जो भी चल रहा है काफ़ी कुछ, की जब सारे बुत उठवाए जाएंगे और जब बस नाम रहेगा अल्लाह का। तो फिर उसके बाद मैंने इंटरवीन किया कि ये तो गलत है, क्योंकि इस तरीके से आप नहीं कम्युनलाइज कर सकते हैं किसी चीज़ को। तो मेरे साथ फिर कुछ और स्टूडेंट्स भी थे, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया। बुलंदशहर में पुरअमन तरीके से नमाज जुमा अदा की गई। नमाज जुमा के बाद हालात पुरअमन रहे। मसाजिद में भी इमामों की जानिब से अमन अमान बनाए रखने की अपील की गई। मुस्लिम इलाकों में भारी तादाद में पुलिस फोर्सेस की तैनाती के साथ फ्लैग मार्च भी किया गया। फ्राइडे की नमाज को लेकर के प्रॉपर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। सफिशिएंट फोर्स की तैनाती हर स्थान पे की गई थी। ड्रोन कैमरे की माध्यम से भी निगाह रखा गया। साथ ही साथ जो समाज के प्रभावशाली व्यक्ति हैं, मस्जिदों के मौलाना साहबान हैं, उनको भी साथ लेकर के आवश्यक भ्रमण किया गया और शांतिपूर्ण ढंग से पूरे जनपद में नमाज संपन्न हुई है। यहाँ भारी पुलिस बल चप्पे चप्पे पे तैनात किया गया था। जिलाधिकारी एसएसपी ने खुद सुबह से फ्लैग मार्च कर मोर्चा संभाल रखा था, क्योंकि 20 दिसंबर में यहाँ बुलंदशहर में बवाल हुआ था, जिसके बाद आगजनी तोड़फोड़ी हुई थी। हालांकि पूरी तरह से अब माहौल शांत है। मद्देनज़र सुरक्षा के एतबार से यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। खुद जिलाधिकारी एसएसपी ने डुअल कैमरे की नज़र से उन संवेदनशील इलाकों में निगरानी रखी जहां पर कुछ हो सकता था। हालांकि यहाँ के जो सभ्य लोग हैं उनका भी साफ तौर पे कहना है कि भारी पुलिस बल के साथ हमने लोगों से खुद अपील की जाकर हर गली हर मोहल्ले में मस्जिद के मौलानाओं के माध्यम से अपील की कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। यदि किसी को कोई विरोध दर्ज कराना है तो वो
एप्लीकेशन लिखकर और ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन को दे, जिससे कि वो सरकार तक आपकी बात को ले जा सके। लेकिन किसी को भी विरोध करने की परमिशन नहीं है, जिसके चलते आज पूरे ज़िले में पूरी तरह से शांति रही है और जिलाधिकारी एसएसपी ने खुद मोर्चा संभालकर लोगों से अपील की, जिसका परिणाम ये निकला कि पूरी तरह से ज़िले में शांति रही। कैमरामैन जिशान के साथ अली शरर, न्यूज़ 18, बुलंदशहर। कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पीएफआई का नाम लेकर बीजेपी मुल्क को गुमराह कर रही है। मालूम नहीं कि पीएफआई क्या चीज़ है, आज से पहले हमने उसका नाम नहीं सुना है। ये तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो 16-17 लोग मारे गए पुलिस की गोली से, अमित शाह उसको जस्टिफाई करने के लिए पीएफआई का नाम लेने लगे हैं। मुझे नहीं मालूम पीएफआई का क्या बैकग्राउंड है, किसी को देश में नहीं मालूम। अचानक भारतीय जनता पार्टी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेके देश को गुमराह करती है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। डिमांड करना, धरना देना, बंद का आह्वान करना, ये हर नागरिक और हर संगठन का। अगर आप अपनी गाड़ी घर के बाहर या सड़क पर पार्क करते हैं तो होशियार हो जाइए। मामला हापुड़ का है, जहां गुज़िश्ता रात एक सरफिरे नौजवान ने घर के बाहर खड़ी कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इस नौजवान ने गाड़ियों को ईंट पत्थर से निशाना बनाने के बाद फरार होने की कोशिश करने लगा, लेकिन मकामी अफराद ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। एक युवक अतरपुरे चौबले की तरफ से आया, उसने ईंट उठाई और मेरी गाड़ी का फ्रंट शीशा उसने तोड़ दिया, साइड वाला मिरर तोड़ दिया, जो कि सीसीटीवी कैमरेज में फुटेज में वो कैद है। तुरंत मेरा कंपाउंडर बाहर निकल के आया, उसने पुलिस को कंप्लेंट किया और पुलिस के साथ लेके वो उसको पकड़वाया। ये रात में एक घटना हुई थी, किसी व्यक्ति द्वारा कई गाड़ियां जो है तोड़ दी गई, शीशे तोड़ दिए गए, जिसपे जो तहरीर आई है कोतवाली नगर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। अगर वो दोषी है निश्चित रूप से वो जेल में। बांदा में इन दिनों गौवंशों की अक्सर मौत हो रही है। आज भी एक गौशाला बिजली का तार गिर गया और करंट लगने से कई गौवंशों की मौत हो गई। हम आपको बता दें कि न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद डीएम और एसपी समेत दीगर आला हुकाम मौके पर पहुंचे। मकामी लोगों के मुताबिक एक माह में 250 गौवंशों की मौत हो चुकी है। ये जानकारी क्या मिल रही है? बीभत्स से हत्याकांड है। ये गौवंश अपने आप नहीं मरा है, इसके लिए विद्युत विभाग का यही दोषी है। इस गौशाला के ऊपर से 11,000 की लाइन कैसे गुजर गई और प्रशासन ने आंख मूंद कर बैठा रहा अभी तक? तो ये तो हत्या है, गौवंश की हत्या की गई है ये। और इसके जो दोषी हैं, इसके केयरटेकर, एनजीओ प्लस यहाँ के व्यवस्था देखने वाले सचिव और विद्युत विभाग के अधिकारी और जिले के आला अफसर इसके दोषी हैं। प्रोसेस है, उसको पूर्ण करने में टाइम तो लगता ही है। जैसे आपने कहा कि इसको कितना धन दे दिया, मैं डायरेक्ट नहीं रिलीज कर सकता वहाँ से। नीचे हमारे अधिकारी लगे हुए हैं, खंड विकास अधिकारी लगे हुए हैं। जब वो सत्यापन कर लेंगे तब, मतलब कई सीढ़ियों से उतर के आता है कि बीच बीच में सत्यापन होता रहे, इसके बाद धन नीचे जाए आखिरी तक, कहीं कहीं गलत न जाए। खंड विकास अधिकारी, हमारा पशु चिकित्सा अधिकारी, दोनों जब सत्यापन कर लेंगे तब फिर ब्लॉक से धन रिलीज करेंगे, उसमें लगता है टाइम। नाजरीन, वक्त हो गया बिहार की खबरों का, तो नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार में इंतखाबी साल में भूत प्रेत की सियासत, नीतीश के बयान पर लालू राबड़ी का पलटवार, सियासत पहुंची निचले दर्जे पर। बिहार में उरूज पर है पोस्टर पॉलिटिक्स, जेडीयू के लिए है नामी पोस्टर के बाद आरजेडी ने जारी किया नया पोस्टर, कानून और नज़्म-ओ-नस्क को लेकर उठाया सवाल। हाजीपुर जेल में गोलीबारी से अफरा तफरी, एक कैदी को लगी गोली, वाकये के बाद इंतजामिया ने साधी चुप्पी। बिहार की एनडीए हुकूमत ने अक़लियतों के फलाही स्कीमों को जमीन पर लागू करने की पहल शुरू की है। 1 साल पहले बनाया गया अक़लियती रिहायशी स्कूल मंसूबे के तहत पहले मरहले में 9 जगहों पर स्कूल बनाने का दावा किया गया है। वहीं अपोजिशन ने इस कदम को इंतखाबी फायदे से मरबूत करार दिया। आखिरकार बिहार हुकूमत को अक़लियती रिहायशी स्कूल बनाने के लिए जमीन मिल ही गई। 1 साल बाद ही सही, लेकिन पहले मरहले में
9 मुकामात पर स्कूल की तामीर का काम शुरू करने का ऐलान कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि हुकूमत की इस स्कीम को जमीन पर उतारने के लिए वक्फ बोर्ड ने जमीन दस्तयाब कराई है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 3-3 एकड़ जमीन किशनगंज, बेगूसराय, गया, पूर्णिया और दरभंगा में मुहैया कराई है। वहीं शिया वक्फ बोर्ड ने पटना, सिवान, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में भी जमीन दी है। जेडीयू लीडर और शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने दावा किया कि इंतखाब से कबल स्कूल की इमारत नजर आने लगेगी। जब 1 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था, उस दिशा में कोई पहल नहीं हुई घोषणा के आलोक में, तो अब तो ये चुनावी स्टंट ही है। और इस चुनावी स्टंट इसलिए भी है कि अब चुनाव का साल है ये, और ये अब कब योजना शुरू होगी, कब क्या होगा, ये भी अधर में है। अभी सिर्फ कह रहे हैं कि ये काम शुरू हो जाएगा, कि चुनावी स्टंट नहीं है कि सिर्फ इरादा है कि काम शुरू करके दिखा देना। कंप्लीट करने का इरादा है कि नहीं है, इसलिए चुनावी स्टंट से ज़्यादा कुछ नहीं। उधर अपोजिशन ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इंतखाबी साल के मद्देनजर ही नीतीश कुमार को अक़लियतों की याद सताने लगी। 1 साल से रिहायशी स्कूल मंसूबे की फाइल को हुकूमत ने दबा कर रखा था। अब जब इलेक्शन का वक्त आया तो स्कूल बनाने का वादा किया जा रहा है। 9 जगह हम लोगों ने ज़मीन चिन्हित किया है, जिसमें पटना है, मुजफ्फरपुर है, गया है, किशनगंज है, पूर्णिया है और सिवान है। इतनी जगह पे जो ज़मीनें, ये एक्चुअली ये बोर्ड बैठक करके हम लोगों ने सारी प्रक्रिया करके भेज दिया है। इन सारी चीज़ों से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए, लेकिन हमको लगता है कि फरवरी तक ये सारे जो 9 ज़मीन चिन्हित करके हम लोगों ने दे दिया है, उसमें काम। सवाल ये है कि इंतखाबी साल में अगर रिहायशी स्कूल का मंसूबा सिर्फ इंतखाबी मुद्दे तक ही महदूद रह गया तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा अक़लियती समाज को नहीं मिल पाएगा। हाँ, अगर हुकूमत वाकई इस जानिब संजीदा है तो फिर ज़मीन पर स्कूल के सुतून ज़रूर नज़र आने लगेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। 21 दिसंबर को सीएए और एनआरसी कानून की मुखालफत में बिहार बंद के मौके पर फुलवारी शरीफ में आमिर हंजला को मौत के घाट उतार दिया गया। शरपसंदों ने सीएए के सिलसिले में एहतजाज कर रहे लोगों पर गोलियां चलाई। कई लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन भगदड़ के वक्त हंजला एक गली से भाग रहा था। उसी वक्त शरपसंद अनासिर ने हंजला को मौत के घाट उतार दिया। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज ने इस हादसे पर वज़ीर आला नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करते हुए मुआवजा देने के साथ साथ घर के एक फर्द को सरकारी नौकरी देने का मुतालबा किया है। ये है कि जो स्पीडी ट्रायल हो, कहा उसके लड़के के बाप गए थे, उसका भाई गया था और मोहल्ले के लोग गए थे। मैं नहीं था, बाहर था। मैं आया तो हमसे लोगों ने, हम लोग मिले हैं जाकर के। तो स्पीडी ट्रायल कीजिए। मेन एक्यूज अभी तक गिरफ्तार नहीं है। बाहर से लोग आए, प्री प्लानिंग था। तो हम लोगों की सरकार, एक तो स्पीडी ट्रायल हो, दूसरा कि उसको मुआवजा मिले। वो गरीब आदमी है, 10वीं पास था, इंटेलिजेंट लड़का था, लेकिन गरीबी के कारण बैग बनाने वाले कारखाने में वो काम करता था। मुश्किल से हम समझते हैं कि 100 रुपया 50 रुपया भी कमाता होगा कि नहीं। तो अब कहाँ चलेगा? बाप मौलवी किस्म के आदमी है, कई बच्चे हैं, बेटियां हैं, कैसे चलेगा? तो उसको मुआवजा दे सरकार, उसके परिवार के किसी आदमी को नौकरी दे। हाजीपुर के जिला जेल में गोलीबारी के वाकये में हड़कंप मच गया। जेल अहाते में हुई गोलीबारी में एक नौजवान जख्मी भी हो गया है। गोलीबारी से जेल के अंदर अफरा तफरी फैल गई। इस वाकये के बाद पूरे जेल अहाते को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। और जैसा कि अभी तो पता चल रहा है कि जेल के अंदर में एक कैदी को अस्पताल में इलाज के क्रम में गोली चली है, उसमें गोली लगा है। कौन मारने वाला है क्या? अभी तो पता नहीं चला है। अच्छा, और इलाज के लिए जाएगा, उसके बाद देखते हैं। किसको लगी है सर गोली? मनीष सिंह नाम है उनका, राजा पाकर के रहने वाले थे। किस मामले में बंद है? वो बिदुपुर के एक केस में आए थे। एक ही को गोली है, एक ही आदमी।
जेडीयू एमएलसी रणबीर नंदन के एक बयान से पार्टी में ही मुखालफत की आवाज उठने लगी है। दरअसल रणबीर ने असेंबली इंतखाबात में बराबर सीटों पर इंतखाबात लड़ने की बात कही थी। इस बयान के बाद पार्टी के लीडर उन्हें बड़बोला बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी लीडर इस पर मुहतात रद्देअमल का इजहार कर रहे हैं। फैसले सत्ता के शीर्ष पर लिए जाएंगे तो रणबीर नंदन जैसे बड़बोले नेताओं की बिसात क्या है कि ऐसे सवालों के जरिए वो गठबंधन में गांठ पैदा करें। ऐसे बयानों को नियंत्रित किया जाना चाहिए। पार्टी का नेतृत्व, एनडीए गठबंधन का नेतृत्व सक्षम है निर्णय लेने में, और पार्टी और एनडीए गठबंधन के हित में दोनों निर्णय लेंगे। हम या रणबीर नंदन जी तय नहीं करेंगे, ये पार्टी का शिखर नेतृत्व तय करेगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।